बार बार यूज़ करने से वे लेवल अप हो जाती है। स्लैश स्किल नेचुरली एक्टिवेट होती है उसके एक्शंस के हिसाब से और उसे कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। वह समझ पाता है कि अगर वह कुछ नया सीखेगा तो वह भी यहाँ स्किल के रूप में ऐड हो सकता है। वह अभी भी कंफ्यूज्ड है कि स्किल और क्लास स्किल में क्या फ़र्क है, लेकिन वह देखता है कि दोनों एक ही तरह एक्टिवेट होते हैं। आखिर में ड्रैकोनियन स्किल है, लेकिन वह अभी यूज़ नहीं की जा सकती क्योंकि इसे अनलॉक करने के लिए 10 पॉइंट्स चाहिए। वह उस ऑप्शन को प्रेस करता है और नेक्स्ट सिस्टम विंडो उसे बताती है कि वह मॉन्स्टर्स को मारकर कर्मा पॉइंट्स हासिल कर सकता है, जो अभी उसके पास 0 हैं। मॉन्स्टर्स की बात करें तो ज़ीक सोचता है कि डंजन्स में बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए उसे कम से कम पर्पल नाइट लेवल करना होगा। अभी के लिए उसे यह बात समझ नहीं आ रही कि वह पास्ट में कैसे वापस आया और यह सिस्टम क्या है, और यह भी कि स्किल्स और क्लास स्किल्स में क्या फ़र्क है। उसकी सिक्स्थ सेंस कहती है कि शायद यह सब उस एंशिएंट रेलिक से जुड़ा है, लेकिन वह पक्का नहीं है क्योंकि उसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि सब कुछ जोड़ सके। जो भी हो, वह अपनी सोर्ड उठाता है और फैसला करता है कि वह अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करेगा ताकि और स्ट्रांग बन सके, चाहे वह सिस्टम हो या ड्रेकर लीनिएज। इस दुनिया में 2 पावर्स जानी जाती हैं, एक नाइट्स का ऑरा और दूसरा मेजस का माना। नाइट्स अपनी ऑरा को डांटियन में रीइंफोर्स करते हैं, जबकि मेजस अपनी माना को सर्कल्स के थ्रू रिफाइन करते हैं। ये दोनों पावर्स अलग हैं, मतलब अगर किसी ने एक पावर अवेकन कर ली तो वह दूसरी नहीं कर सकता। लेकिन ज़ीक का किस्मत खराब थी, उसने न तो डांटियन अवेकन किया और न ही सर्कल। इसकी वजह से ही लोगों ने ज़ीक को यूजलेस समझा और उसे भटकने पर मजबूर कर दिया जब तक वह अपने मास्टर से नहीं मिला। अपने वैगाबॉन्ड डेज में उसके मास्टर ने उसे बहुत कुछ सिखाया, लेकिन सबसे वैल्यूएबल लेसन था हीलिंग का आर्ट और ईथर हॉल। ईथर हॉल एक यूनिक टेक्निक है जो उसके मास्टर ने डेवलप की थी। इस टेक्निक से ज़ीक ने नेचर की एनर्जी ईथर को हार्नेस करना सीखा। आज तक वह और उसका मास्टर ही सिर्फ इस दुनिया के 2 ईथर यूज़र्स हैं। सिर्फ 2 घंटे की ट्रेनिंग के बाद ज़ीक को लगता है कि वह बेहोश होने वाला है, लेकिन उसकी क्लास स्किल हीलिंग एक्टिवेट हो जाती है और साथ ही एक और क्लास स्किल विगर रिकवरी भी। हीलिंग एक बहुत रेयर स्किल है जो ज़ीक को अपने मास्टर से मिलने से पहले नहीं पता थी। अगर कोई उसे यह स्किल यूज़ करते हुए देखे तो उसे IR रेगुलर का लेबल लगा देंगे। इसीलिए उसने लियम से लड़ते समय यह स्किल यूज़ नहीं की और रूम में वापस आने के बाद ही खुद को हील किया। जब उसका बॉडी पूरी तरह रिकवर हो जाता है तो वह प्रैक्टिस जारी रखता है। वह जानता है कि वह एक पल भी जाया नहीं कर सकता। सुबह तक ज़ीक बिल्कुल थका हुआ लगता है। पूरी रात बिना रुके ट्रेनिंग करने के बाद पूरा हॉल उसकी मेहनत का सबूत है, जहाँ फ्लोर पर बहने और सोड के गहरे निशान हैं। कुछ समय बाद 1 हफ्ता गुजर जाता है और हम खुद को क्रेडल कैफेटेरिया में पाते हैं। वहाँ ज़ीक कुछ स्टूडेंट्स को अपने बारे में बात करते हुए सुनता है। वह सोचते हैं कि वह बिल्कुल अलग इंसान बन गया है क्योंकि वह एक बॉर्न लूज़र है। वह सोचते हैं कि शायद ज़ीक ने ब्लैक मैजिक में हाथ डाला है। दूसरी तरफ एक प्राइवेट लाउंज में सभी बिग शॉट स्टूडेंट्स डिनर कर रहे हैं। सबसे पहले रैना है जो स्टेक खा रही है, फिर ओवेन जिमन्स है जो काम और कंपोज्ड है, और उनके सामने लियोन बैठा है जिसने मार खाई है और बिल्कुल हारा हुआ लग रहा है। ओवेन उसे कहता है कि वह सही से खाए क्योंकि उसे सोर्ट्समैनशिप ड्यूएल के लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी, लेकिन लियोन किसी भी वजह के बिना इरिटेट हो जाता है और टेबल पर इतना ज़ोर से हाथ मारता है कि उसका जूसी स्टेक ज़मीन पर गिर जाता है। इस टेबल स्लैम की वजह से रैना का स्टेक भी प्लेट से उड़कर गिर जाता है, जिससे वह बिल्कुल गुस्से में आ जाती है। रैना का गुस्सा अब आखिरकार लियोन को थोड़ा ठंडा कर देता है। जाहिर है ये चारों स्टूडेंट्स ज़ीक से नफरत करते हैं, इसलिए ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि वे एक साथ हैं। लेकिन चाहे वे एक ही ग्रुप में हैं, उनके बीच इतना अच्छा तालमेल नहीं है। ज़ीक के लिए नफरत उन्हें एक साथ जोड़ रही है। ओवेन मानता है कि ज़ीक पैंक्रेशन में बहुत ब्रेव और इम्प्रेसिव था, लेकिन वह पक्का है कि सोर्ड्समैनशिप में ज़ीक हार जाएगा। जहाँ तक उसे पता है, ज़ीक को सोर्ड पकड़ना भी सही से नहीं आता, इसलिए वह किसी के लिए भी कोई खतरा नहीं है। उनमें से एक स्टूडेंट यह भी कहता है कि ज़ीक इतना कमज़ोर है कि उसे एक रिक्वेस्ट पर एक सोर्ड बनवाना पड़ा क्योंकि आम सोर्ड्स उसके लिए बहुत भारी थे। फिर भी लियोन के लिए यह समझना मुश्किल है कि वह कैसे उस नाली के कीड़े से हार गया। वह लगता है कि ज़ीक पैंक्रेशन में सिर्फ लक की वजह से जीता है, लेकिन लगता है कि रैना उनकी बात से सहमत नहीं है। अगर वे लोग सच में यह बकवास मानते हैं तो उनमें से किसी को भी ड्रेकर हाउसहोल्ड का नाइट बनने का हक तो नहीं है। यह कहकर वह रूम से बाहर निकल जाती है। ड्यूएल के दिन से पहले कुछ चीज़ें जानना समझना ज़रूरी है। पैनक्रेशन से अलग सोर्ड ड्यूएल्स में रियल सोर्ड्स का इस्तेमाल होता है, जो क्रेडल में सबसे ज़्यादा इंसिडेंट्स का कारण बनती है। यह वह जगह है जहाँ कैडेट्स के स्किल्स का फ़र्क बिल्कुल साफ दिखाई देता है। फाइनल एग्ज़ाम्स के 1 महीने बाद ब्लेसिंग राइट शुरू होगा, वह इवेंट जहाँ ड्रेकर अपनी ऑरा अवेकन करते हैं। ड्यूएल का दिन आखिरकार आ गया है और इंस्ट्रक्टर ज़ीक को आने का ऑर्डर देता है। हमारा हीरो बिल्कुल रिलैक्स्ड स्टेज पर आता है
अपने कंधे पर एक जायंट सोर्ड लिए हुए। यह सोर्ड उससे भी बड़ी है। सभी इसे देखकर हंसते हैं, सोचते हैं कि ज़ीक को लगता है कि बड़ा सोर्ड एकता बेहतर है और इससे उसे कुछ फ़ायदा होगा। दूसरी तरफ से रेना आती है, जो बिल्कुल गुस्से में लग रही है और ज़ीक को चैलेंज करती है। हमारा हीरो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है और वह बिना किसी देरी के हाँ कर देता है। रेना को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि ज़ीक इतनी आसानी से एक क्लेमोर उठा रहा है। अब जब वह उसे फेस टू फेस देख रही है तो उसे एहसास हो रहा है कि यह वही ज़ीक नहीं है जिसे वह जानती थी। वह ज़ीक जो सोर्ड सही से पकड़ भी नहीं पाता था। अब उसका प्रेजेंस इतना गहरा है कि राइना नर्वस महसूस करने लगती है, लेकिन वह जल्दी ही खुद को संभाल लेती है। उसे खुद पर गुस्सा आता है कि वह ज़ीक से डरने का सोच भी कैसे सकती है। अब पीछे हटना कोई ऑप्शन नहीं है, खासकर जब राइना खुद चैलेंज किया है। दूसरी तरफ ज़ीक भी नर्वस महसूस कर रहा है। वह जानता है कि उसकी आर्म टेक्निक्स इस ड्यूएल में काम नहीं आएंगी, क्योंकि लाइटनिंग नाइट रेना टेरोन के खिलाफ लड़ना कोई मजाक नहीं है। यह मौत को दावत देना है। रेना टेरोन, जिसे ज़ीक की पास्ट लाइफ में सब लाइटनिंग नाइट के नाम से जानते थे, रेना ने कॉन्टिनेंटल वॉर्स में अपना नाम बनाया और नेक्स्ट जनरेशन के ड्रेकर में से एक सबसे महान के रूप में पहचानी जाने लगी। वह उन कुछ रेयर लोगों में से है जिन्होंने ब्लेसिंग राइट से पहले ही अपनी ऑरा अवेकन कर ली थी। ज़ीक को याद है कि रेना ने अपनी ऑरा कुछ साल पहले अवेकन की थी, लेकिन क्रेडल में उसने इसका इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि वह अपने फंडामेंटल्स को इम्प्रूव करने पर फोकस कर रही थी। ड्यूअल शुरू होने का सिग्नल मिलते ही दोनों कंटेस्टेंट्स अपनी सोर्ड्स क्लैश कर देते हैं। पहली क्लैश के बाद रेना पीछे हटकर फिर से उस पर अटैक करती है। एक स्ट्राइक से वह ज़ीक को पीछे धकेल देती है। सिर्फ इन 2 स्ट्राइक्स से ही ज़ीक यह समझ जाता है कि राइना उसकी एक्सपेक्टेशंस से भी बेहतर है। रेना फिर से उस पर अटैक करती है, अपनी सोर्ड को जितनी तेज़ी से स्विंग कर सकती है कर रही है और एरिया को स्पार्क्स से रोशन कर देती है। बैकग्राउंड में उसके दोस्त घबराए हुए हैं, उसे एक ही स्ट्राइक में ज़ीक को ख़त्म करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उनमें से एक वाइजर स्टूडेंट इन इडियट्स को याद दिलाता है कि रेना ज़ीक के साथ खेल नहीं रही, यह ज़ीक है जो उसे पीछे धकेल रहा है। रेना की नज़र से वह ज़ीक के अटैक में गलतियां साफ देख रही है, लेकिन हर बार जब वह उनका फ़ायदा उठाकर अटैक करने की कोशिश करती है, उसकी सोर्ड ज़ीक की सोर्ड से ब्लॉक हो जाती है, जैसे वो जानबूझकर उसे यह गलतियां दिखाकर उसके साथ खेल रहा हो। और भी गुस्से की बात यह है कि जब वह एक अटैक ब्लॉक करता है तो वह जानबूझकर एक और गलती छोड़ देता है ताकि रेना उस पर स्ट्राइक करे। ऐसा लगता है कि यह ड्यूएल जीतने के लिए नहीं है, बल्कि रेना को सिखाने के लिए है। कुछ अटैक्स के बाद रेना आखिरकार पीछे हट जाती है, बिल्कुल थकी हुई। वह अपनी सांस लेने के लिए थोड़ा टाइम चाहती है, लेकिन ज़ीक के चेहरे पर एक बूंद भी पसीना या थकान नहीं है। असल में वह बोर्ड लग रहा है। उसे रेना का परफॉर्मेंस इतनी इंप्रेसिव नहीं लग रही। रेना बिल्कुल ईमानदारी से लड़ रही है, बिना किसी ऑरा के इस्तेमाल के। लेकिन यह कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि वह सबको अपने वीक समझती है। अब जब वे लड़ रहे हैं, ज़ीक फैसला करता है कि वह उसकी मदद करे और उसे इस स्पर्धा से बाहर निकाले। वह जानबूझकर एक लो स्टांस लेता है, जैसे वह एक ही मूव में गैप क्लोज करने वाला है। रेना अपनी स्पीड पर कॉन्फिडेंट है और इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन एक पल में ज़ीक गैप क्लोज कर लेता है और उसके सामने आ जाता है। रेना को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं देता। वह अपनी सोर्ड इतनी ज़ोर से स्विंग करता है कि उसकी जायंट ब्लेड की फोर्स से ज़मीन क्रैक हो जाती है। दूसरी तरफ रेना श्योर है कि जब तक उनके बीच डिस्टेंस है, वह उसके मूव्स पर रिएक्ट कर सकती है। ज़ीक अपनी सोर्ड हवा में स्विंग करता है, लेकिन उसका मकसद उसे हिट करना नहीं था, बल्कि उसकी स्विंग की फोर्स से उड़ने वाले पत्थर रेना के चेहरे पर लगते हैं, जिससे उसकी नाक इंजर हो जाती है। अगले ही पल ज़ीक अपनी भारी सोर्ड लेकर उस पर अटैक करता है। जब रेना देखती है कि वह शाइनी ब्लेड उसकी गर्दन से कुछ ही सेंटीमीटर्स दूर है, तो उसे लगता है कि अब उसका खेल खत्म। लेकिन हैरानी की बात है कि ज़ीक की सोर्ड अचानक हवा में उड़ जाती है और कुछ फीट दूर गिरती है। इसके साथ ही क्राउड ज़ीक को लूज़र घोषित कर देता है और राइना को ऑरा के बिना जीतने की बधाई देता है। लेकिन इंस्ट्रक्टर को पता है कि यह सच नहीं है। वह इतना घबरा जाता है जैसे उसे पता चला हो कि उसके एक से ज़्यादा बाप हैं। कैडेट्स ने यह नोटिस नहीं किया था कि जब ज़ीक का अटैक रेना के करीब आया तो उसने बहुत ही कम ऑरा का इस्तेमाल किया, इतना कम कि मुश्किल से ही नोटिस हो पाया। यह बात कि ज़ीक ने उसे उसकी ऑरा यूज़ करने पर मजबूर कर दिया, जबकि उसने एकेडमी में दाखिल होने तक ऑरा न इस्तेमाल करने का वादा किया था, बिल्कुल चौंका देने वाली बात है। जब राइना वहीं खड़ी होती है, उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई देती है। उसे अपने वादे को तोड़ने का अफसोस है। तभी ज़ीक अपनी मुट्ठी बनाकर उस पर अटैक करता है और उसके गले पर स्ट्राइक करता है, उसे याद दिलाता है कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है। राइना घुटनों के बल गिर जाती है और उसके मुंह से केचप बहने लगता है। कैफेटेरिया में बैठने वाले दोस्तों में से एक बुजदिल इसे देखकर बिल्कुल गुस्से में आ जाता है, क्योंकि यह तो सोर्ड ड्यूअल था और वह ज़ीक के इस घटिया अटैक को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सभी लोग ज़ीक की तरफ उंगलियां उठाते हैं, उसे शेमलेस कहकर बदनाम कर रहे हैं।
लेकिन जीक बिल्कुल भी परेशान नहीं है। वह कामली रैना से पूछता है